हीट, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर और ग्लोबल वार्मिंग, ये तीन टॉपिक है जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ फैक्ट्स है कि जिसको हम एनालाइज करेंगे कि ये क्वेश्चंस है कि व्हाई डू आइस फ्लोट ऑन वाटर, राइट। बर्फ एक्चुअली में तो जो भी सॉलिडिफाइड फॉर्म होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो डूब जाना चाहिए। जैसे अल्कोहल ले लो तो अल्कोहल का सॉलिडिफाइड फॉर्म या अल्कोहल का आइस वो अल्कोहल के अंदर डूब जाता है, राइट। ऑयल ले लो या कोई भी चीज, तो उसका सॉलिडिफाइड फॉर्म जनरली हैवी होता है, राइट, नीचे डूब जाता है। पर पानी के केस में ऐसा नहीं होता है। बर्फ जो कि सॉलिडिफाइड फॉर्म है पानी का, वो पानी के ऊपर तैरते रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो क्या है पानी के अंदर, राइट, के बर्फ पानी पे तैरता है। फिर हाउ डू फिश सर्वाइव इन द फ्रोजन लेक, तो कैसे मछलियां जिंदा रह पाती है? ऊपर की तरफ पूरी बर्फ जमी हुई रहती है, तो नीचे मछलियां या पानी के पेड़ पौधे कैसे सर्वाइव कर पाते हैं? वाई डू वाटर फ्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। फ्रीजिंग हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही होती है पानी की। इवन तो हम बाउल में बर्फ रखेंगे फ्रीज में, तो बाउल का नीचे का हिस्सा फ्रीजर के साथ क्लोज कांटेक्ट में होता है। तो एक्सपेक्ट तो हम यही करते हैं कि नीचे का पार्ट सबसे पहले फ्रीज होगा और ऊपर का पार्ट बाद में। लेकिन आप 10-15 मिनट के बाद बाउल निकाल के नोट करोगे तो ऊपर के लेयर में बर्फ जमी हुई मिलेगी, ना कि नीचे के लेयर में। और फिर थोड़े और वक्त के बाद में नोट करोगे तो ऊपर से ही बर्फ की लेयर धीरे धीरे मोटी होती जाती है और नीचे की तरफ एक्सटेंड होती है। फ्रॉस्ट बाइट, बॉडी पार्ट्स का जम जाना, बर्फीली जगहों में हम जाते हैं, राइट। अगर नोज, ईयर्स, फिंगर्स, ये सब पार्ट्स एक्सपोज्ड रहते हैं, ठीक से आप उसको कवर नहीं करते हैं, तो अंदर का पानी जम जाता है, बहुत पेन होता है, फ्रोस्ट बाइट। ऐसा क्यों होता है वो भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। वाटर पाइपलाइंस फट जाती है पानी के जमने की वजह से। सो इन सब का एक कॉमन आंसर है कि एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, एनोमैलस बिहेवियर ऑफ द वाटर, एनोमैलस एक्सपांशन कह दो, एनोमैलस कॉन्ट्रैक्शन कह दो। तो इस चीज को हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि पानी के साथ ऐसा तो क्या अनोखा है कि इस तरह का बिहेवियर वो दिखाता है, एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है। तो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले है हीट। हीट एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज which causes in us the sensation of hotness or coldness। ये ओल्ड डेफिनेशन है, न्यू डेफिनेशन कुछ अलग है। ये ओल्ड डेफिनेशन हमको हीट एनर्जी की क्वांटिटी मेजर करने के लिए हेल्पफुल नहीं है। मतलब तुम कैलकुलेट करना चाहोगे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी एनर्जी है, तो ये जो सिंपल लाइन है वो हमें कोई आइडिया नहीं देती है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फिर एक नया डेफिनेशन दिया गया, कॉल्ड एज डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू कन्वेक्शन, और ऐसा भी कह सकते हैं कि बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर। कहता है कि हीट एनर्जी सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस की आपको हीट एनर्जी पता लगानी है कि उस सब्सटेंस के अंदर कितनी हीट एनर्जी है, तो सबसे पहली चीज तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है वो पता लगाना पड़ेगा। फिर हर मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी पता लगानी पड़ेगी, हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पता लगानी पड़ेगी। इन दोनों का सम करोगे तब जाके जो वैल्यू मिलती है उसको हम कहेंगे हीट, राइट। सो डेफिनेशन ऑन न्यू कन्वेक्शन, ये डेफिनेशन अब 9th स्टैंडर्ड से लेके आगे तक यही डेफिनेशन तुम्हें याद रखना है हीट एनर्जी का। इट इज डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। अब कैसे पता लगाओगे? जैसे कि हम हमारी बॉडी की ही हीट एनर्जी अगर पता लगाना चाहे कि भाई हमारी बॉडी के अंदर कितनी हीट एनर्जी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो तुमको कितने मॉलिक्यूल्स है वो पता लगाना पड़ेगा कि बॉडी के अंदर कितने सेल्स है, राइट, वो पता लगाना पड़ेगा। अब उसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड्स है जो हायर क्लासेस में आएगी कि मॉलिक्यूल्स अप्रोक्सीमेटली कितने हैं वो कैसे पता लगाए। जैसे ये रूम की मुझे हीट एनर्जी पता लगानी है, तो इस रूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है, सो उसका एक स्पेसिफिक मेथड है जो हायर क्लासेस में आएगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करने के एक स्पेसिफिक मेथड्स है, राइट। एंड देन
you get the heat energy present in that substance. ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी का तो ये कॉमन यूनिट है जूल और अर्ग, राइट। पहले पढ़ा हुआ है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। जूल काफी बड़ा यूनिट है। हावेवर बहुत तरह की एनर्जीज होती है, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइडल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज होती है। तो इतनी बहुत सारी एनर्जी, सब एनर्जीज के लिए अगर हम जूल यूनिट यूज करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लेट्स से अगर मैं आपको कहूं कि भाई तुम्हारे पास में 100 जूल्स एनर्जी है, या मैंने तुमको 100 जूल्स एनर्जी दी, तो क्या कंक्लूजन निकलेगा इस बात का? क्या मैंने तुमको हीट एनर्जी दी, मैंने तुमको साउंड एनर्जी दी, मैंने तुमको मैग्नेटिक एनर्जी दी, मैंने तुमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, राइट? क्योंकि हीट एनर्जी हमारी डे टू डे लाइफ के साथ में काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है, तो हीट एनर्जी के लिए स्पेशल यूनिट लिया गया है कैलोरी। कैलोरी इज ए स्पेशल यूनिट, ना तो ये एसआई यूनिट है एनर्जी का, ना तो ये सीजीएस यूनिट है, बट हीट के लिए स्पेसिफिकली एक यूनिट इन्वेंट किया गया है कैलोरीज। जो खाना वगैरह हम खाते हैं, राइट, जनरली उसके अंदर कितनी हीट एनर्जी है, या वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वो सब कैलोरीज में ही मेजर करते हैं। केसीएल का मतलब होता है किलो कैलोरी, यानी 97 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 97,000 कैलोरीज तुमको मिलेगी जब तुम एक ऑरेंज खाते हो तब। कैलोरी कॉन्शियस होना चाहिए हमें, हमारी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, राइट, डेली रूटीन को बिजी रखने के लिए, बॉडी को मेंटेन करना ज़रूरी है। तो जिस हिसाब से खुद की बॉडी है, हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स, उस हिसाब से हमें कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए, ना तो एक्सेसिव ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए। अगर एक्सेसिव कैलोरीज कंज्यूम करते हो तो वो फैट के फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर होती है, बीमारियां लेके आती है। तो 1 कैलोरी का डेफिनेशन कि 1 कैलोरी, सपोज मैं तुमको कहूं कि मैंने तुमको 1 कैलोरी दी, यानी कि 1 कैलोरी की हीट एनर्जी दी, तो तुम्हें क्या होगा? अगर मैं तुमको कहूं कि मैंने तुमको 100 कैलोरी की हीट दी, तो 100 कैलोरी की हीट दी मतलब उसका मतलब क्या होगा? क्या तुम जल जाओगे या कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट? तो इसीलिए डेफिनेशन है कि ये हम अंदाजा लगा पाए कि अगर 1 कैलोरी कितना है, वो अगर हमें पता होगा तो हम ये पक्के तौर पर कंफर्म कर पाएंगे कि 1 कैलोरी हीट लेने पे क्या इफेक्ट होगा हम पे, या 100 कैलोरी की हीट लेंगे तो क्या इफेक्ट होगा हम पर। सो डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी कहता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 ग्राम पानी लेना है, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट करना है। 1 ग्राम पानी आराम से एक चम्मच में आ जाएगा, राइट? एक चम्मच में पानी ले लो, ऊपर एक थर्मोमीटर अरेंज कर दो और उसको हीट करो, सो दैट थर्मोमीटर इनिशियली जो टेम्परेचर पे था, वैसे तो ये 1 डिग्री के लिए टेम्परेचर स्पेसिफाई किया गया है कि भाई 18 से 19 डिग्री तक हीट करना है। तो अगर तुम परफेक्टली पानी 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हो तो मेक श्योर कि तब तक ही उसको बर्नर पे रखना है जब तक उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए। सो अंदाजा लगा सकते हैं हम कि 1 ग्राम पानी जो कि स्पून में आ गया है, उसको तो 1 डिग्री से गर्म करने के लिए हार्डली 1 सेकेंड लगेगा, है ना? तो इससे हमें क्लियरली पता चल जाता है कि 1 कैलोरी ऑफ हीट वो बहुत ही कम क्वांटिटी होती है। अगर तुम्हें मुझे 1 कैलोरी मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हम गरम गरम पतीले को छू ले, राइट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा गर्म रखता है, जबकि उसमें से तो ज़्यादा कैलोरीज हमारी फिंगर्स को फील होती है। तो 1 कैलोरी से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। 1 किलो कैलोरीज इक्वल्स टू 1000 कैलोरीज, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए याद रखना चाहिए। और कैलोरीज और जूल का रिलेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस है जो ऐसा पूछते हैं कि भाई कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो ये रिलेशन पता होना चाहिए कि भाई 1 कैलोरीज इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। नेक्स्ट, हीट के साथ साथ आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के भी 2 डेफिनेशंस है, ओल्ड कन्वेक्शन, न्यू कन्वेक्शन। ओल्ड कन्वेक्शन यानी बहुत वक्त पहले दिया गया था। ओल्ड कन्वेक्शन के हिसाब से इट इज डिफाइंड एज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अब ये जो डेफिनेशन है, राइट, हमें
कैलकुलेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं देता। अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि भाई ये रूम का टेम्परेचर कितना है, तो ये जो डेफिनेशन है फॉर्मूला के बारे में मुझे कोई भी आइडिया, कोई सजेशन देता नहीं है। तो एक नया डेफिनेशन इन्वेंट किया गया जिसको हम कहते हैं डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू कन्वेक्शन, या ऐसा भी कह सकते हो डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर। काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। तो उसके बेसिस पे ये डेफिनेशन दिया गया। क्या कहता है ये डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज ए एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस ले लो, तो सबसे पहले तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है ये तुमको पता लगाना पड़ेगा। फिर हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो तुम्हें पता लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में एवरेज लेनी पड़ेगी, और एवरेज लेने के बाद में जो नंबर तुमको मिलता है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। वंस अगेन इससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस है, एस्टिमेशन के मेथड्स है, वो हायर क्लास में है, स्टैंडर्ड 9 में नहीं है। तो अभी के लिए सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखो, सो दैट इससे रिलेटेड फॉर्मूला जब हायर क्लास में आता है तो तुम बहुत अच्छे से इसको समझ पाओ। So temperature it is defined as a average kinetic energy of all the molecules of a substance. Heat में था total, heat में word था total PE plus KE, जबकि temperature में है average kinetic energy. So अच्छे से याद रखो, ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का केल्विन। साइंस की स्टडीज में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कहीं पर भी कोई भी फॉर्मूला यूज करना है जिसमें टेम्परेचर आता है तो टेम्परेचर कंपलसरी केल्विन में ही लेना है, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है। अदर यूनिट्स भी है, सेल्सियस बोलो या डिग्री सेंटीग्रेड बोलो एक ही बात है, और दूसरा एक और यूनिट है फ़ारेनहाइट, राइट। ये दोनों एडिशनल यूनिट्स है, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन कोई भी यूनिट यूज हो सकता है। खास तौर जब हम साइंस की स्टडी करते हैं तो ऐसा यूनिट को ही कंसिडर करते हैं। सेल्सियस, सेंटीग्रेड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, इंडस्ट्रियल यूज में लिया जाता है। फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर हमारा जो 96 या 97 होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का, तो वो फ़ारेनहाइट में स्पेसिफाई किया जाता है। यहाँ पर ये केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल को कंपेयर किया है, राइट। केल्विन स्केल का टॉप मोस्ट पॉइंट है 373 केल्विन, राइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर लो तो इट मीज इक्वल टू 273 केल्विन, और इसका लोएस्ट पॉइंट है केल्विन का 0 केल्विन, जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो यानी ये वो टेम्परेचर है जो पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर ये टेम्परेचर कहीं पे एग्जिस्ट करता है मतलब वहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, जबकि ऐसा तो कोई भी कोना है नहीं, ना तो अर्थ पे ना यूनिवर्स में, कि जहां पर जरा सी भी एक्टिविटी ना हो। तो ये एक इम्पॉसिबल टेम्परेचर है जो पूरे यूनिवर्स में कहीं पे नहीं एग्जिस्ट करता है। और 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। करस्पॉन्डिंगली फ़ारेनहाइट में ये होता है 212 F, राइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 32 फ़ारेनहाइट, और ये वाला है -458 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये -271 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हो सके तो ये वैल्यूज याद रखो, IQ के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। अब हीट एंड टेम्परेचर कॉमनली अभी तक पढ़ा तो है, बट इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस नहीं किए हैं। तो कैलकुलेशंस करने के लिए ये दोनों वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझना है। थियोरिटिकल पार्ट है, ये थियोरिटिकल पार्ट को समझोगे तो 10th स्टैंडर्ड के अंदर इसके बेसिस पे काफी सारे डिटेल्ड कैलकुलेशंस है, तो वो कैलकुलेशंस तुम्हें आएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहला वाला है कि हीट इज द सम टोटल ऑफ, डेफिनेशन ही है वो, राइट, सम टोटल ऑफ P and Ke of all the molecules of a substance, and temperature is the average kinetic energy of all the molecules of a substance। डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट तो डेफिनेशन ही है डिफरेंस बिटवीन में। सेकेंड पॉइंट मेक्स अ डिफरेंस ओवर हियर, और सेकेंड पॉइंट होल्ड्स इंपॉर्टेंस। ध्यान से इसको पढ़ो भी, समझो भी। तो क्या कहता है ये पॉइंट कि टोटल क्वांटिटी ऑफ द हीट एनर्जी इन द टू डिफरेंट बॉडीज विथ डिफरेंट मास मे बी इक्वल। कहने का मतलब है कि दो अलग अलग बॉडीज है, राइट। ये दो अलग अलग बॉडीज में हीट
सेम हो सकती है, पर उसका मतलब ये नहीं कि भाई टेम्परेचर भी सेम हो, मे हैव डिफरेंट टेम्परेचर। फिर से एक और बार, राइट, टू बॉडीज विद डिफरेंट मास may have same heat energy, right? That does not means that their temperatures are also same. तो अगर दो बॉडीज के अंदर, राइट, अलग अलग बॉडीज ले लो, 1 किलो की है, 10 किलो की है, दो अलग अलग बॉडीज में हीट सेम है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर भी सेम होगा। दैट इज व्हाट द फर्स्ट लाइन सेज, that the quantity of the heat energy in the two different bodies, different mass, may be equal, heat may be equal, पर उसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर भी सेम हो, may have different temperatures। फिर उल्टा भी करेक्ट है कि अगर दो बॉडीज है, सेम टेम्परेचर है, राइट, बट क्वांटिटी ऑफ हीट सेम नहीं होगी। इवन दो दो अलग अलग बॉडीज, अलग अलग मास, टेम्परेचर सेम है, उसका मतलब ये नहीं है कि हीट भी सेम होगी, राइट। सो क्या कहता है पॉइंट नंबर बी, कि अगर हीट सेम है उसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर भी सेम होगा, और अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हीट भी सेम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएगा। फिर पॉइंट नंबर सी, हीट फ्लो, flow of heat energy from one body to another body does not depends upon the quantity of heat, in fact it depends on the temperature, right? कि हीट का फ्लो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कब होगा, तो क्वांटिटी ऑफ हीट दोनों बॉडीज की डिसाइड नहीं करेगी कि हीट कहां से कहां जाएगी, बट दोनों बॉडीज के अगर टेम्परेचर हमें पता है तो हम क्लियरली ये बता पाएंगे कि भाई हीट फ्लो होगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। इस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लो कि भाई ये गोल्ड बार है, इसके पास में 14,321 कैलोरीज ऑफ हीट है, और पानी है जिसके पास 1000 कैलोरीज की हीट है। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो हीट का फ्लो कहां से कहां होगा, गोल्ड बार से बॉटल तक या बॉटल से गोल्ड बार तक, बता सकते हो तुम। गोल्ड बार के पास 14,321 कैलोरीज ऑफ हीट है और पानी के पास में 1000 कैलोरीज ऑफ हीट है, तो हीट का फ्लो कहां से कहां पर होगा, गोल्ड बार से पानी की तरफ या पानी से गोल्ड बार की तरफ। तो क्लियरली कांट बी सेड, राइट, ये हम जज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो स्टेटमेंट है क्या कहता है कि हीट फ्लो हीट एनर्जी की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, उससे हम पता नहीं लगा सकते। पर कन्वर्सली अगर मैं तुम्हें टेम्परेचर्स दे दूं कि भाई गोल्ड बार का टेम्परेचर है 5150 केल्विन और पानी के बॉटल का टेम्परेचर है 6050 केल्विन, और अब अगर मैं इन्हें कनेक्ट कर देता हूं तो हीट फ्लो कहां से कहां होगा, गोल्ड बार से पानी की तरफ या पानी से गोल्ड बार की तरफ। अब क्योंकि मुझे टेम्परेचर्स पता है, मैं क्लियरली कह सकता हूं कि भाई पानी का टेम्परेचर ज्यादा है, गोल्ड का टेम्परेचर कम है, तो अल्टीमेटली हीट फ्लो पानी से गोल्ड बार की तरफ ही होगा। तो पॉइंट नंबर सी यही कहता है कि हीट फ्लो कैलोरीज के बेस पे, यानी कि हीट के बेस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते, राइट। आंसर उसका कांट बी जज्ड, कांट बी डिसाइडेड। बट अगर हमें टेम्परेचर दिए हुए हैं तो टेम्परेचर के आइडिया पर से हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इसके बेसिस पे भी काफी सारे लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं, तो बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझना भी है एज वेल एज याद भी रखना है। फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर में। चौथा नंबर का पॉइंट है कि द फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी मे नॉट बी इक्वल टू द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बॉडी। ये राइज इन है, राइज इन temperature of the cold body, but the amount of the heat received by the cold body will always be equal to the amount of the heat energy lost by the hot body। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस भी है इसके बेसिस पे। स्टैंडर्ड 10 में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है जिसके बेसिस पे काफी सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस है। तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है, दोनों का मतलब समझना है।
पहला सेंटेंस कह रहा है कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर जितना गिरेगा उतना ही कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये बात गलत है। पर कोल्ड बॉडी जितनी हीट लूज करेगी उतना, कोल्ड बॉडी जितनी हीट रिसीव करेगी उतनी ही हीट फॉर श्योर हॉट बॉडी ने लूज की है, ऐसा ये सेंटेंसेस कहते हैं। इनको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाथी दिया हुआ है हमें 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे और गरम गरम कोयला दिया हुआ है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब अगर कोयलों को मैं उठा के हाथी पे रख देता हूं तो क्या होगा? कोयला इवेंचुअली ठंडा होता ही जाएगा। 110 से 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, राइट। कोयला धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। लेट से कुछ वक्त के बाद में कोयला जो इनिशियली 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे था वो अब ठंडा होकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया है। और हाथी जो ओरिजिनली 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे था तो उसका टेम्परेचर अब कितना होगा? बता सकते हो आप? सोच के बताओ कि भाई कोयले का टेम्परेचर 110 से 30 डिग्री तक गिर गया तो हाथी का टेम्परेचर 36 डिग्री से कितने डिग्री तक बढ़ा होगा? ये फर्स्ट सेंटेंस पे फोकस करो। तो राइट, कितना टेम्परेचर लूज किया है कोल ने? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अल्टीमेटली हाथी 36 से कहां तक पहुंचा होगा? अब क्या कहता है पहला सेंटेंस कि भाई टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी, मतलब कि हॉट बॉडी ने जितना भी टेम्परेचर लूज किया है जरूरी नहीं कि उतना ही टेम्परेचर हाथी का बढ़े। मतलब कोयला 80 डिग्री से ठंडा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हाथी का टेम्परेचर 116 डिग्री पे पहुंच जाए, हाथी उबल जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है। गरम गरम कोयला हाथी के शरीर पे रखने से मे भी उतने से जगह पर थोड़ा बर्न आए, राइट। बट ऐसा तो होता नहीं है कि भाई हाथी 116 डिग्री यानी पूरा उबलने लग जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और लिविंग क्रिएचर्स 90% पानी के ही बने हुए हैं, राइट। सो क्लियर आंसर है कांट बी डिसाइडेड। तुम कभी भी डिसाइड नहीं कर पाओगे टेम्परेचर। वो पॉइंट नंबर सी से थोड़ा कन्वर्स है, तो अच्छे से समझो, राइट। क्या कहता है ये पहला सेंटेंस कि भाई गर्म चीज ने जितना टेम्परेचर लूज किया है ठंडी चीज उतना ही टेम्परेचर गेन करेगी। ये बात गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी received by the cold body will be equal to the amount of the heat energy lost by the hot body। अब लेट से टेम्परेचर की जगह पर हमें हीट दी हुई है, तो लेट से इस कोयले को अब उठा के मैं फिर से हाथी के शरीर पर रख देता हूं। मुझे दिया हुआ है कि भाई कोयला 2100 कैलोरीज की हीट है उसके पास और हाथी के पास इनिशियली 12,000 कैलोरीज की हीट है। अब मैं ये कोयले को हाथी पे रख दूंगा, राइट। तो इवेंचुअली ये धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, अपने अंदर से हीट रिलीज करता जाएगा। तो कुछ वक्त के बाद में ये कोयला 2100 डिग्री से 2100 कैलोरीज थी उसके पास, अब उसके पास सिर्फ 10 कैलोरी बच गई है। सारी हीट उसने रिलीज कर दी, ठंडा पड़ गया है। और हाथी जिसके पास में 12,000 कैलोरीज की हीट थी, तो अब उसके पास में कितनी कैलोरीज की हीट होगी? बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सेंटेंस नंबर 2 पे फोकस करो कि भाई गर्म चीज ने जितनी भी हीट रिलीज की है, राइट, वो सारी की सारी हीट ठंडी चीज ने एब्जॉर्ब की है। यहां पर हम लॉस को इग्नोर करते हैं। ऑब्वियसली कोयला जब ठंडा होगा तो काफी सारी हीट एटमॉस्फेयर में भी रिलीज करेगा, बट उसको हम इग्नोर कर देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो क्लियरली, राइट, कोल 2100 कैलोरीज पे था और अब रह गया सिर्फ 10 कैलोरीज पे, तो मतलब कि कोल ने 2090 कैलोरीज लूज की है। और कन्वर्सली जितनी हीट कोल ने लूज की है उतनी ही हीट हाथी ने गेन की है। तो हाथी के पास ओरिजिनली 12,000 कैलोरीज की हीट थी और कोयले की लूज की हुई हीट भी उसके पास आ गई, तो फाइनली उसके पास में 14090 कैलोरीज ऑफ हीट होगी। So that is what these two sentences mean कि भाई heat lost by hot body is equals to heat gained by cold body, but temperature lost by hot body is not equal to temperature gained by the cold body। ये जो सेंटेंस है ये इसी का थोड़ा मैंने सिंबॉलिक फॉर्मेट लिखा है। इस सेंटेंस को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ
कैलोरीमेट्री। जैसा कि मैंने कहा था कि इसके बेसिस पे लॉजिकल क्वेश्चंस 9th में है, बट मैथमेटिकल क्वेश्चंस 10th स्टैंडर्ड में है, काफी डिटेल में कैलकुलेशंस है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहते हैं, इसके बेसिस पे आगे फॉर्मूला भी मिलता है जो हीट और टेम्परेचर दोनों ही कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल है, हायर क्लास में आएगा, राइट। तो क्या कहता है ये सेंटेंस, इसका ये थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म है कि हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी, बट टेम्परेचर लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज नॉट इक्वल टू द टेम्परेचर गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। ये हाथी के एग्जाम्पल से हमने समझा। और ये एक लास्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन का, क्या कहता है कि टेम्परेचर हमेशा बढ़ता रहेगा, द टेम्परेचर विल गो ऑन राइजिंग विद द सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी एज लॉन्ग एज फिजिकल स्टेट ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। उसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। तो ग्राफ से समझते हैं, लेट्स से ये हमारे पास आइस था -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब इसको मैंने हीट सप्लाई चाल देना स्टार्ट किया, तो लेट अस से अब उस आइस का टेम्परेचर आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको पता है कि भाई यहां पर अब चेंज ऑफ स्टेट शुरू होगा। तो जैसे ही चेंज ऑफ स्टेट स्टार्ट करता है, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है। सो जब तक स्टेट चेंज नहीं हो रहा था तब तक उसका टेम्परेचर बढ़ता गया, आइस का टेम्परेचर बढ़ता गया जब तक स्टेट चेंज नहीं हो रहा था। जैसे ही चेंज ऑफ स्टेट स्टार्ट हुआ इस पॉइंट पे, राइट, टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट। अब मीनवाइल जब तक पूरा का पूरा आइस, यहां पर आइस था और ये पूरा का पूरा अब यहां पे पानी बन चुका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जब तक ये स्टेट कन्वर्जन चल रहा था टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, नहीं होगा। पर मीनवाइल हीट सप्लाई तो चालू ही था, तो हीट सप्लाई की वो गई कहां, टेम्परेचर बढ़ा नहीं तो हीट सप्लाई की वो गई कहां, ये क्वेश्चन अराइज होता है, राइट। तो जो भी हीट सप्लाई की हमने वो ये आइस के इंटरनल अट्रैक्शंस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूटिलाइज हुई। फिजिकल स्टेट जो कि सॉलिड था उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ये हीट एनर्जी यूटिलाइज हुई। तो इतने पोर्शन में जो हीट यूटिलाइज्ड है ये हीट चेंज ऑफ स्टेट करने के लिए यूज हुई है। वंस अगेन क्या कहता है ये सेंटेंस, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल गो ऑन राइजिंग विद द सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी एज लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट रिमेन अनचेंज। तो जब तक फिजिकल स्टेट अनचेंज था तब तक टेम्परेचर बढ़ता गया। जैसे ही इस पॉइंट पे 0 डिग्री आ गया, हमें पता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, तो उस मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर अब कांस्टेंट हो जाएगा। हीट तो सप्लाई हो ही रही है, वो सप्लाइड हीट फिजिकल स्टेट को सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए यूज होगी। तो कंक्लूजन यही है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर वर्सेस हीट का ग्राफ हो, राइट, टेम्परेचर वर्सेस हीट भी हो सकता है, यहाँ पे टाइम भी हो सकता है, तो अगर उस ग्राफ में तुमको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। क्यों? अल्टीमेटली टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे भी चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, या तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या तो फिर वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। उल्टा भी हो सकता है कि या तो वो गैस से लिक्विड में ठंडा हो रहा है, ग्राफ रिवर्स में भी करेक्ट ही है कि या तो वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या तो फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। फिर इसको और आगे हीट करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर तो 0 डिग्री था और हीट करेंगे तो वापस टेम्परेचर बढ़ने लगा। इस पॉइंट पे टेम्परेचर पहुंच गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। तो यहां पर लिक्विड से गैस का फिजिकल स्टेट चेंज होगा। जो भी हीट सप्लाई की है इस पार्ट में वो हीट यूज होगी फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए। फिजिकल स्टेट को चेंज करने का मतलब है कि लिक्विड से गैस बनाने के लिए काम में आई है वो।
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए वो हीट सप्लाइड यूटिलाइज हुई है। सो ये थे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन, ये ग्राफ के बेस पे भी कैलकुलेशन है स्टैंडर्ड 10 में, बहुत अच्छे से इसको समझो। यहाँ पर कंक्लूजन यही है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन टेम्परेचर वर्सेस हीट या टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है, उसका मतलब चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। फिर नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द वाटर, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।